पढ़ेंगे कक्षा 7 का राजनीति वाली पुस्तक का अध्याय 1, जिसका नाम है समानता। ठीक है, अध्याय का नाम क्या है? समानता। तो हम शुरू करते हैं। भारत एक लोकतंत्रीय देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्री सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। तो समानता लोकतंत्र की एक मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। यह क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है और भारत में सब समान है या नहीं। हम कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करते हैं। ये कहानी है कांता की, अपन इसको पढ़ते हैं। ये आप देखेंगे, ये हैं छोटेलाल किसान, ये मंजीत कौर शिक्षिका है, ये तेजा सिंह जो है व्यापारी है, गिरीश राव ये छात्र है, ये कांता देवी घरेलू कामगार है और ये सुजाता कुमारी ये भी घरेलू कामगार है। चुनाव के दिन कांता और उसके दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही है। मतलब वोट डालने वाला दिन है तो वो वोट डालने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। तो मतलब ये समानता हो गया कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी लोगों को क्या करना होता है? वोट डालने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो हाँ बिल्कुल, चल कांता अब तेरी बारी आई। मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। ये सब जो खड़े हुए हैं ये वोट डालने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। कुछ देर बाद में आना कांता। जी साहब जी नमस्ते साहब। गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है। पहले साहब के घर का काम कर रहा हूँ और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊँ। यह पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे। और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपन अस्पताल चलेंगे, ठीक है? गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो क्या होगा? इस बस्ती में कभी साफ सफाई होती ही नहीं है। कोनों को अच्छे से साफ करना। अब है मताधिकार की समानता। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट के लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटेलाल को भी। भारत जैसे एक लोकतंत्री देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। वयस्क कौन होते हैं? जिनकी भी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है वो सब क्या होते हैं? वयस्क होते हैं। तो भारत कैसा देश है? एक लोकतंत्री देश है और यहाँ सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, चाहे शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, चाहे वे गरीब हो या अमीर, तो उन सभी को वोट देने का अधिकार है। इसे जैसा आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। मतलब जो भी वयस्क नागरिक है उसे वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म में शिक्षा कैसी भी हो, उसके वो गरीब हो या अमीर हो, तो इसे बोला जाएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और ये सभी लोकतंत्र का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि ये घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। तो कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और ये देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि वह उन सबके पास ही एक ही वोट है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी? आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु अपने काम के लिए एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति पर फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। तो सरकारी अस्पताल के सामने लगी है लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। तो आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है? उपरोक्त कहानी के आधार पर उससे के ऐसा सोचने के 3 कारण बताइए। देखो, अब कांता को तो क्या होता है, इलाज कराने के लिए भी क्या होता है, लाइन में लगना पड़ता है, जबकि
जो अमीर लोग हैं उस शाम को बस जरा सी देर और बेटी। जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हो, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए वे उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता, वो तुरंत से अपना इलाज करा पाते हैं। अन्य प्रकार की असमानताएं। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियाँ समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम निम्नलिखित 2 कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती है। तो भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है, क्योंकि गाँवों में बहुत ज़्यादा छुआछूत वगैरह चलती है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हो तो शायद ये सोचोगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़ें। दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो अंडरलाइन कर लो, दलित किसके लिए होता है? दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति और के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ। इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित ये संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से 2013 एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। तो अंडरलाइन कर लो, ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या है? एक दलित लेखक है। इनकी आत्मकथा है जूठन में लिखते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी ज़मीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते जाते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा है, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा के बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही और ये क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षिका का साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे सर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर यो यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यो ही नहीं, इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। तो ये एक दलित की कहानी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो लेखक हैं, ये दलित लेखक। इनकी किताब है जूठन का मुख्य पृष्ठ, जिसमें उन्होंने एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अनुभवों को प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। आज हम इतने पढ़ेंगे।